नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। आज अपन आयनिक साम्य का पार्ट 2 लेके आए हैं। दूसरी क्लास में आज अपन पढ़ेंगे लुईस अम्ल सार अवधारणा। कल अपन ने पढ़ा था ब्रोंस्टेड लोरी और उसके साथ साथ आर्रेनियस अवधारणा, और शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जिसमें अपन ने देखा था कि अम्ल किसे कहते हैं, सार किसे कहते हैं। अम्ल है वो लिटमस पत्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सार है वो लिटमस पत्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। तो आज अपना एक अन्य सिद्धांत रहेगा जिसे अपन बोलते हैं लुईस अम्ल सार सिद्धांत। इसके साथ अपन आयनिक साम्य में आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ अपन पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। तो उससे पहले अपन ये वाला जो अपना सिद्धांत है लुईस अम्ल सार सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बड़ी ध्यान से इस क्लास को पढ़िएगा आप। पहली क्लास मैंने आयनिक साम्य की अपलोड कर ली है आपके ऐप में। तो अब अपन दूसरी क्लास पढ़ेंगे और इस कोशिश करेंगे इस टॉपिक को अपन 3 से 4 क्लास में ख़त्म कर दें। आयनिक साम्य का जो टॉपिक है ना वो, और ये आपके एग्ज़ाम की नज़र से ध्यान रखें तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो पहले अपन पूरा टॉपिक कवर करेंगे, बाद में अपन इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिए अपन लुईस अम्ल सार सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो पहले अपन पढ़ेंगे कि लुईस अम्ल किसे कहते हैं। लुईस अम्ल किसे कहते हैं पहले अपन देखते हैं कि आर्रेनियस ने क्या बताया था। आर्रेनियस ने बात की थी कि जलीय विलयन में जो H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं। उसके बाद अपन ने देखे तो ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया था कि जो H+ आयन देते हैं उन्होंने कोई जलीय विलयन की बात नहीं की थी। केवल उन्होंने इतना कहा था कि जो जलीय जो केवल H+ आयन देते हैं वो अम्ल है और H+ आयन ग्रहण करते हैं वो सार है। तो यहाँ पे जो लुईस अवधारणा है उसमें अम्ल किसे कहा गया। तो देखिए वे सभी यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। अपन यहाँ पे देखने वाले कुछ एग्जाम्पल और मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे 3 चीजें बताई गई है पॉइंट। अपन यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दिखाए गए हैं और इन 3 पॉइंटों को आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद आपके सभी के सभी एग्जाम्पल लुईस अम्ल के एग्जाम्पल याद करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। लुईस सार है ना, उसमें तो आप देख सकते हो कि किसी इलेक्ट्रॉन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो वो यौगिक क्या कहलाएगा, लुईस सार कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे पहली कंडीशन है कि सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण है लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब देखो यहां पे जिसका अष्टक अपूर्ण होगा यानी जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये बात हो रही है सेंट्रल एटम की। कोई भी यौगिक है उसका जो सेंट्रल एटम है उसके पास यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो लोन पेयर ग्रहण करेगा। और यदि लोन पेयर ग्रहण करता है तो अपन लुईस अवधारणा के अनुसार उसको अम्ल कह देंगे, लुईस एसिड बोल देंगे उसको। ठीक है। तो देखो यहां पे BF3, अब इस BF3 की अपन स्ट्रक्चर देखें तो यहां पे अपन कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरह से इसकी त्रिकोणीय समतलीय इसकी संरचना होती है जो आप रासायनिक यौगिक वाला चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हो अक्सर। तो इसका संकरण है वो sp2 है और इसकी संरचना इस तरह से। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो बोरॉन के बाह्यतम कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि इसको 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक लोन पेयर मिल जाए, तो इस बोरॉन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसके कारण ये लोन पेयर ग्रहण करता है। तो अपन कहे कि BF3 क्या है, तो आप बताओ कि BF3 लुईस अम्ल है। क्यों है लुईस अम्ल? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, अष्टक पूर्ण नहीं है। इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इसी तरह से BeF2 ये इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसका मतलब है कि इसका भी अष्टक अपूर्ण है। इसी तरह से AlCl3 इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से GaCl3 इसके भी बाह्यतम कोश में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से अपन देखें यहाँ पे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि वे सभी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है। अब दूसरा अपना क्या है बिंदु, यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं और जो अष्टक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पे अपन देखो इसको अपन एक अलग पेज पे लेके समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। अब देखो पहला पॉइंट था कि जिनका अष्टक अपूर्ण है,
ये चीज ध्यान रखनी है आपको। लुईस अम्ल कौन कौन हो सकता है? जिनका अष्टक अपूर्ण है ये सब के सब क्या होंगे? लुईस अम्ल होंगे। दूसरा अपना है पॉइंट, वो होगा कि जिनके पास रिक्त डी कक्षक है। क्या है? रिक्त डी कक्षक है। अब देखो, यदि किसी के पास रिक्त डी कक्षक होगा तभी तो वो लोन पेयर ग्रहण कर पाएगा। यदि किसी के पास रिक्त डी कक्षक है ही नहीं तो वो लोन पेयर ग्रहण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक, अपने दो बिंदु हैं जिसके आधार पर अपन बात कर सकते हैं कि लुईस अम्ल किसको कहते हैं। यहां पे देखो, और ये देखो यहां पे SnCl2, उसके साथ साथ ये पीछे वाली स्लाइड है, इससे यहां पे देखो, यहां पे ये हो गया IF7। अब यहां पे आप देखो, केंद्रीय परमाणु आयोडीन है तो इसके पास रिक्त डी कक्षक होता है, हालांकि इसके बाह्यतम कोश में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से ये यहां पे भी इसके बाह्यतम कोश में ये SF6 है, इस SF6 के बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन है। यदि बाह्यतम कोश में 8 से, हालांकि बाह्यतम कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 12 है और इसके पास 14 है, फिर भी ये लुईस अम्ल है। क्यों है लुईस अम्ल? क्योंकि ये सल्फर है, इसके पास रिक्त डी कक्षक है, और इस आयोडीन के पास भी रिक्त डी कक्षक है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में अपन दूसरे आवर्त के बाद जब तीसरे आवर्त और उससे आगे के एलिमेंट्स की बात करें तो उन सब के पास रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट होता है। तो ये आयोडीन और ये सल्फर, सभी के सभी, ये सल्फर तीसरी पीरियोडिक टेबल में तीसरे आवर्त का तत्व है और आयोडीन उससे भी नीचे रहता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों अपन बात करें तो इन दोनों के पास रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट है। इसी तरह से PCl5 में भी रिक्त डी कक्षक है। किसके पास? फास्फोरस के पास रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट होने के कारण ये भी एक तरह से अपन बात करें तो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो दो पॉइंट थे, एक तो अष्टक अपूर्ण होना चाहिए और एक अपना बात करें तो रिक्त डी कक्षक होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है? सभी के सभी जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो यौगिक होते हैं ना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन, सभी धनायन जिनका अष्टक अपूर्ण है, लुईस अम्ल कहलाते। देखो यहां पे कॉपर +2, साथ ही साथ Ag+, कैडमियम +2 और उसके साथ निकिल +2, कोबाल्ट +2, मरकरी के ऊपर यदि +2 चार्ज लगा है, अपने ये फेरिक हो गया, फेरिक आयन है, तो इन पे ये सभी के सभी देखो धनायन भी होना चाहिए और उनका अष्टक भी क्या होना चाहिए? अपूर्ण होना चाहिए। जनरली ये सब की सब कौन से आयन होते हैं धनायन? तो अपन कहेंगे डी कक्ष, अपने डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के जो तत्व है और डी ब्लॉक के तत्व और उन पर यदि पॉजिटिव में चार्ज लगा हुआ है तो वो सभी के सभी क्या होंगे? लुईस अम्ल। तो यहाँ पे अपन इस पेज में एक साथ देख लेते हैं कि किन को अपन लुईस अम्ल कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा पहचानना। विद्यार्थियों को यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है। आप बात करें लुईस सार की तो वहाँ पे कुछ नहीं है, केवल लोन पेयर डोनेट करने वाले यौगिक, जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने वाला कोई एलिमेंट है तो वो सभी के सभी लुईस सार होंगे। लेकिन इसमें लुईस अम्ल में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहला तो अपूर्ण अष्टक होना चाहिए, रिक्त डी कक्षक होने चाहिए, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो, और ऐसे धनायन जिनके पास बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, यानी अपूर्ण अष्टक हो, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो। और इसमें सामान्यतः आप कहें तो डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखें तो अपन एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर, निकिल, कैडमियम, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी के सभी धनायन। ये भी एक तरह से अपन बात करें तो क्या है? ये सभी के सभी लुईस एसिड है। और इसकी एग्जांपल ले तो PCl5, जिसमें फास्फोरस के पास रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट है। यहां पे SF6, IF7 इसके एग्जांपल है, IF7। यहां पे हो गया IF7। और इसका एग्जांपल देखें तो BeF2, BF3, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो ये सभी के सभी क्या होंगे? लुईस
अम्ल। उम्मीद करता हूं आपको लुईस अम्ल वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अपन देखते हैं अब लुईस बेस के बारे में। यहां पे देखिए, एक और कंडीशन होती है लुईस अम्ल की, एक और कंडीशन देखो, वे आणविक स्पीसीज जिनमें विषम परमाणु यानी हेटेरोएटम के मध्य क्या हो, बहुबंध उपस्थित हो। जैसे हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, CO2 अम्लीय होती है। CO2 क्या होती है, अम्लीय होती है। ये चीज न तो आर्नियस समझा पाया था, न ब्रोंस्टेड लोरी समझा पाया था। ये समझाएंगे अपन को लुईस अवधारणा के द्वारा ही इसको अपन समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई, वे आणविक स्पीसीज जिसमें विषम परमाणु और उनके मध्य क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। यहाँ पे देखो CO2 में आप जब ध्यान से देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है। अब देखो डबल बॉन्ड होना चाहिए वो अलग अलग परमाणुओं के मध्य होना चाहिए, केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य नहीं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है। तो यहाँ देखो आणविक स्पीसीज जिसमें विषम परमाणु, दोनों परमाणु कैसे होने चाहिए, अलग अलग, और उनके मध्य कैसा बंध होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ऐसे भी यौगिक क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहलाएंगे। तो अपन यहाँ पे एक अपनी एक और ऐड कर लेते हैं कि 4 कंडीशन हो सकती है जिसमें कोई भी यौगिक होगा वो लुईस अम्ल होगा। यहां पे लिखेंगे अपन विषम परमाणुओं के मध्य बहुबंध, और इसके एग्जाम्पल है CO2 SO2, ये दो इसके एग्जाम्पल है। अपने कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसें हैं वो अम्लीय होती है, तो इसको अपन कहेंगे लुईस अम्ल। इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल। तो ये 4 कंडीशन होती है, इसके आधार पर आप किसी भी यौगिक को लुईस अम्ल बता सकते हो। ठीक है, अब अपन देखते हैं लुईस बेस। यहां से अपना टॉपिक शुरू हो जाएगा, लुईस बेस। देखिए वे सभी यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर त्यागने की क्षमता हो क्या कहलाएंगे, लुईस सार कहलाएंगे। ठीक है, लुईस बेस कहलाएंगे। अब लुईस अम्ल किसको बोला था अपन ने, जो लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं वो क्या है, लुईस अम्ल। यहां पे अपन लुईस बेस की बात करें तो क्या करेंगे, जो लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। अब देखो लोन पेयर डोनेट कौन कर पाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या फिर जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा या फिर लोन पेयर डोनेट कर पाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, सभी ऋणायन लुईस सार होते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट देखो, जो धनायन जिनके पास अष्टक अपूर्ण है वो तो लुईस अम्ल है, लेकिन जो ऋणायन जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, आपको पता है यदि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। तो अब देखो सभी के सभी ऋणायन क्या होंगे, अपने लुईस बेस होंगे। सभी के सभी ऋणायन क्या होंगे, लुईस बेस। दूसरा है वे सभी अणु जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट है वाले परमाणु प्रेजेंट है, तो वो सब क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। यानी ऐसे यौगिक जिनके पास कोई ना कोई ऐसा परमाणु है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। जनरली देखे तो अपन ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फिर हेलोजन हो गए, उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो यदि कोई कंपाउंड है उसमें ये सारे यौगिक ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो भी क्या व्यवहार करेंगे, लुईस बेस की तरह व्यवहार करेंगे। देखो जैसे H2O, जल में क्या है, ऑक्सीजन है और उसके पास कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। इसी तरह से ये कोई एल्कोहल है तो एल्कोहल में भी क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसके पास कितने लोन पेयर है, 2। कोई ईथर है तो ईथर में भी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अमोनिया हो गया या फिर कोई एमीन हो गई, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन, इसको अपन 1 डिग्री एमीन बोलेंगे, इसको अपन 2 डिग्री एमीन बोलेंगे और इसको अपन 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। ये तीनों ही एमीन है वो सारी प्रकृति की होती है, क्योंकि इसके पास जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। अब यदि कोई लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो लुईस के अनुसार वो क्या है, सारे। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे देखो ये या फिर ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन देखें सभी में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। किस पे, नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो अब देखो अपन ने ये वाला जो पढ़ा है यहां पे, इसी में अपन ऐड कर लेते हैं। यहां से अपन इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में अपन लुईस बेस में लिख देंगे। ठीक है, यहां पे अपन लिख देते हैं लुईस अम्ल।
ये लुईस अम्ल हो गई, और इधर अपन देख लेंगे लुईस सार। यदि आपको ये वाली चार चीजें याद है और इधर मैं दो चीज लिखूंगा वो याद है, तो आप लुईस अम्ल और सार की आसानी से पहचान कर सकते हो। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे अपन लिखेंगे पहला अपना जो पॉइंट है सभी ऋणायन। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें सभी ऋणायन होते हैं, लेकिन उसमें मैंने सभी धनायन नहीं लिखवाया, उसमें सभी धनायन नहीं होगा, इसमें सभी ऋणायन हो जाएंगे। यहां पे सभी ऋणायन। ठीक है, अब देखो यहां पे धनायन है, लेकिन ऐसे धनायन जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वही धनायन। जैसे मैं कहूं Na+, तो Na+ एक लुईस अम्ल नहीं है, हालांकि ये धनायन है लेकिन इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसके कारण ये वाला है वो लुईस अम्ल नहीं है। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि धनायन जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये वाले आप देखना कॉपर वगैरह, इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इसमें सभी ऋणायन हो गए, जैसे एग्जांपल में Cl- हो गया, F- हो गया, जितने भी ऋणायन है। ठीक है, SO4-2 हो गया, ये सभी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल होता है अपना ऐसे यौगिक जिनके पास लोन पेयर युक्त परमाणु प्रेजेंट हो, लोन पेयर युक्त परमाणु उपस्थित हो, कोई भी ऐसा परमाणु जिसके पास लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट हो। जनरली अपन देखें तो इसमें अपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही आते हैं, जैसे H2O है तो H2O में ऑक्सीजन एक ऐसा परमाणु है जिसके पास एक नहीं दो लोन पेयर होते हैं, दो क्या होते हैं, लोन पेयर। इसी तरह से अपन देखें जैसे अमोनिया हो गया, या फिर कोई एमीन हो गई, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, उनके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर। ये सभी के सभी क्या होंगे, लुईस अम्ल होंगे, अपने लुईस सार होंगे। तो इस तरह से आप इस स्लाइड से आप पूरा का पूरा ध्यान रख सकते हो कि लुईस अम्ल और लुईस सार किसको कहते हैं। अब इस जो चैप्टर का अपना जो पहला टॉपिक था जिसमें अपन ने देखा आर्रेनियस, ब्रोंस्टेड लोरी और फिर अपन ने देखा लुईस अवधारणा, ये तीनों के तीनों अपने सिद्धांत है जिसके आधार पर अपन किसी भी पदार्थ को कह सकते हैं कि वो अम्ल होगा या फिर सार। इन तीनों सिद्धांतों के आधार पर ही आप किसी यौगिक को अम्ल या सार बता सकते हैं। तीनों में से कोई एक के द्वारा यदि बता सकते हो तो वो यौगिक अम्ल या सार हो सकता है। जैसे CO2 को कौन समझा पाएगा, CO2 को केवल और केवल लुईस समझा पाता है, ना तो ब्रोंस्टेड समझा पाता है ना आर्रेनियस समझा पाता है। ठीक है, और जैसे अमोनिया है वो सारी प्रकृति का होता है, ये कौन समझा पाता है, तो अमोनिया सारी प्रकृति का है, इसको अपन इस लुईस के द्वारा भी समझ सकते हैं और उसके साथ साथ अपन ब्रोंस्टेड लोरी के द्वारा भी समझ सकते हैं, लेकिन आर्रेनियस के द्वारा अमोनिया की सारी प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। इस तरह से थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये अपना पहला टॉपिक था। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएस स्केल। ठीक है, पीएस स्केल के बारे में पढ़ेंगे अपन कि पीएस कैसे निकालते हैं, किसी पदार्थ का पीएच क्या होता है। शुरुआती क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि पीएस स्केल में कहाँ से लगाकर कहाँ तक पीएच होता है। 7 से ऊपर वाला कोई पदार्थ है, किसी का पीएच 7 से ऊपर है तो वो सारी होगा, 7 को अपन उदासीन कहते हैं, लेकिन हर कंडीशन में किसी की पीएच 7 है तो वो उदासीन नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपन एडवांस लेवल में पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में एक नियत टेम्परेचर होता है, वहां पर ही अपन देखते हैं कि उदासीन बिंदु 7 होता है। यदि टेम्परेचर चेंज कर लेंगे ना तो उदासीन बिंदु 7 नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए शुद्ध जल एवं जलीय विलयनों में H+ आयन का सांद्रण यानी मोल प्रति लीटर में बहुत कम होता है। शुद्ध जल में देखो, शुद्ध जल में यदि आप देखो ना तो H+ और OH- दोनों की जो सांद्रता होती है, दोनों की जो सांद्रता होगी वो बराबर होगी। दोनों की सांद्रता क्या होगी, बराबर होगी। यहां पे H+ आयनों की और OH- आयनों की सांद्रता बराबर होगी, और वो सांद्रता कितनी होगी, 10⁻⁷ मोलर सांद्रता होगी। ठीक है, अब ये सारी चीजें पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, एक अपन अलग स्लाइड में पढ़ लेते हैं। यदि मैंने लिखा P⁻x तो इसका मतलब होता है -log x, ये चीज ध्यान रखना। यदि मैंने लिखा है P⁻x तो इसका मतलब होता है -log x। जैसे आपने कहा pH है
तो आप कहोगे माइनस लॉग एच प्लस। यदि मैं यहां पे लिखता हूं पी ओ एच तो आप लिखोगे माइनस लॉग पी ओ एच। ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में आपके काम आने वाली। यदि मैं लिखता हूं पी के ए, ये अम्ल के लिए लिखा जाता है, ठीक है, पी के ए, तो आप इसको लिखोगे माइनस लॉग के ए। यदि मैं लिखता हूं पी के बी तो आप इसको लिखोगे माइनस लॉग के बी। समझ में आ गया? यदि p की पावर x है तो इसका मतलब है माइनस लॉग x। पी एच है तो उसको लिखोगे माइनस लॉग एच प्लस। पी ओ एच है तो माइनस लॉग ओ एच माइनस। पी के ए है तो इसको लिखोगे माइनस लॉग के ए। इसको लिखोगे पी के बी को माइनस लॉग के बी। समझ में आ गया? अब ये अपन देखते हैं अम्ल के लिए और ये देखते हैं अपन सार के लिए। जनरली ये चीज भी आप देखते हो, इसको तो एसिड के लिए देखते हो और इसको किसके लिए देखते हो? बेस के लिए। एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपको, पी एच और पी ओ एच दोनों का योग कितना होता है? 14 होता है। दोनों का योग कितना होता है? 14। लेकिन वो केवल और केवल रूम टेम्परेचर पे होता है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें जो आपको शुरुआती क्लास में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, p की पावर x को अपन इस तरह से लिखेंगे तो ये सारी चीजें आपके आ जाएगी। अब देखो लॉग की कुछ अपने नियम होते हैं, वो मैं पहले आपको समझा देता हूं। लॉग के लिए जो आपके यहां पे आयनिक साम्य वाले टॉपिक में काम आएंगे वो चीजें मैं आपको समझा देता हूं। यदि कहीं पे लिखा गया है लॉग, इसका मतलब है उसका बेस कितना है? 10 है। और यहां पे कहीं पे लिखा हुआ ln, इसका मतलब है उसका बेस कितना है? लॉग का बेस है 10। सॉरी, यहां पे लॉग है तो इसका मतलब है कि लॉग का बेस कितना है? ई है। लॉग का बेस कितना है? ई है। ln है, इसका मतलब है नेचुरल लॉग है। और ये अपन जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने में लॉग की जो बेस होगा वो 10 लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच रिलेशन होता है, ln होता है वो होता है 2.303 लॉग 10। ये दोनों के बीच रिलेशन होता है। ये आपको सीधा का सीधा याद रखना। अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला अपने लॉग यूज करेंगे। और अपने मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखा है उसमें भी ये वाला लॉग है जिसका बेस कितना है? 10 है। ये वाला ये लॉग है जिसका बेस कितना होगा? 10 होगा। इन सब का बेस कितना है? 10 है। और यदि कहीं पर ln लिखा हुआ है, जो केमिकल काइनेटिक्स वाला टॉपिक होता है उसमें देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, उसमें जो ln आता है वो पावर ई, उसका बेस ई होता है। यहाँ पे इसका बेस कितना है? 10 है, ठीक है। इन दोनों के बीच भी रिलेशन होता है, ये रिलेशन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे अपन ने लिख दिया कि ln और log के बीच जो रिलेशन है वो होता है ln बराबर 2.303 और इंटू log 10। अब उसके साथ साथ log के कुछ और फॉर्मूले होते हैं, वो यदि आप याद रख लोगे तो इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा आसान हो जाएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने। देखो यदि कहीं पे लिखा गया है log और m इंटू n लिखा गया है तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे log m प्लस log n, ठीक है। यहां पे यदि कहीं लिखा गया है log m अपॉन n तो इसको लिखोगे आप log m माइनस log n। उम्मीद करता हूं कि ये काफी चीजें तो आपके 11-12 में पढ़ी हुई होगी, और यदि नहीं पढ़ी हुई है तो एक बार के लिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यदि log के कोष्टक में m इंटू n लिखा गया है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे log m प्लस log n। और यदि कहीं पे log m अपॉन n लिखा गया तो इसको लिखोगे log m माइनस n। एक और चीज है, यहाँ पे यदि लिखा गया है log x की पावर n, ऐसे लिखा गया है, अपन इसको क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा। यदि log x की पावर n लिखा गया तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी n और यहाँ पे हो जाएगा log x, ठीक है। ये आपको कुछ फॉर्मूले हैं log के जो याद करने हैं। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं और देखिए यहाँ पे देखो मैंने कौन कौन से फॉर्मूले बताए, बहुत आसान फॉर्मूले हैं। यदि log के कोष्टक में m इंटू n लिखा गया तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे log m प्लस log n। इंटू है तो आप प्लस लगा दोगे, और यदि भाग में है तो log m माइनस log
n। और यहां पे यदि किसी की संख्या, जैसे मैं लिखता हूं देखो log 10 की पावर 2, तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, अब 2 को पहले आगे ले आओगे 2 और फिर लिखोगे log 10। अब अपन log के कुछ मान याद करने वाले हैं, जैसे log 10 का मान क्या होता है 1, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 2, और इसका मान है 1, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, ये अपना आंसर आ गया। हाँ, जैसे 10 की पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है 100 है, तो पहले कहीं पे 100 दिया हुआ है और उसका log निकालना है, तो उसको 10 की पावर 2 लिख दीजिए और 2 को आगे लिख दीजिए और 10 का log लिखा दीजिए। इस तरह से अपन इसको सॉल्व करने वाले। ये क्वेश्चन जब आप पीएच के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या महत्व है और किस तरह से क्वेश्चन, यदि यदि ये चीजें आपको समझ में आ जाती है, तो अपन जब पीएच के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किसी का पीएच निकालना है, तो पीएच का फॉर्मूला ही तो ये होता है, पीएच बराबर माइनस log H प्लस। तो यदि आपको log ही निकालना नहीं आ रहा है, तो आप इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो अपन देखते हैं, पहले ये सारी चीजें आपको यदि समझ में आ गई है, तो तब अपन ये टॉपिक अपना शुरू करेंगे पीएस वाला। इधर देखिए वापस ये अपना जो टॉपिक है, यहां से अपन पढ़ना शुरू करते। अब देखो अम्लीय विलयन होता है। अब कोई यदि विलयन एसिडिक है, यदि उदासीन विलयन है, तो उसमें जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस होंगे। लेकिन यदि कोई एसिडिक विलयन है, तो उसमें H प्लस की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। और यदि कोई क्षारीय विलयन है, तो उसमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो बेसिक सी चीज है कि जिसमें कोई विलयन क्षारीय है तो उसमें OH माइनस ज्यादा होंगे, कोई अम्लीय है तो H प्लस ज्यादा होंगे। देखो डेनिस रसायनिज्ञ सोरेनसन ने विलयन में H प्लस आयन सांद्रता निर्धारण करने के लिए पीएच पैमाना प्रस्तावित किया। तो ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया कि आपसे पूछा जाए। हालांकि लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम में इस जनरल साइंस के क्वेश्चन का कोई तुक नहीं बनता, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते आपको। लेकिन यदि कहीं पे जनरल साइंस पूछी जा रही है, तो वहां आपसे पूछा जा सकता है कि पीएस स्केल किसने दी थी। तो आप बताओगे पीएस पैमाना है वो एक डेनिस नामक अपने डेनिस रसायनिज्ञ थे, सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था, सोरेनसन ने। तो पीएस स्केल किसने दी थी, सोरेनसन ने। ये चीज ध्यान रखनी है। देखो विलियन में मोल प्रति लीटर में H प्लस आयन सांद्रता के लिए ऋण लघु गुणक यानी नेगेटिव लॉगरिथम का को विलियन का पीएच मान कहते हैं। ये जो चीज मैंने फॉर्मूले में लिखाई गई है ना, उसी को भाषा के रूप में लिखा गया है कि पीएच क्या होता है। पीएच होता है कोई भी विलियन है उसका ऋणात्मक लघु गुणक, उसके H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक। कोई विलयन है उसमें H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी है, उसका ऋणात्मक लघु गुणक यदि आप ले लेते हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसका पीएच बोल देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको सारी की सारी समझ में आ रही होगी। यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। देखो पीएच, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। देखो अब तो केवल अपन पीपीटी से रीडिंग करेंगे इसकी। पीएच है वो माइनस लॉग, अब ये देखो बेस कितना है 10 है। ठीक है ना, यदि ln लिखा हुआ होता ना, तो इसका मतलब है कि log की बेस e होती है, और केवल log लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ भी होता, तो आपको समझना है कि इसकी बेस कितनी है 10 है। अब देखो POH है, इसका मतलब हो गया माइनस log 10 OH आ जाएगा। OH है तो इधर OH आ जाएगा। अब देखो ये भी चीज है, PH और POH है, इन दोनों का योग कितना होता है 14। ये एक निश्चित तापमान पे होता है, आगे अपन पढ़ेंगे इसको कि ये केवल निश्चित तापमान के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के लिए ही है। अब देखो यदि H प्लस है वो इतने दिए हुए, तो पीएच निकालो। अब देखो अपना क्वेश्चन यही हो गया। यहां से एक क्वेश्चन है, यदि H प्लस आयनों की सांद्रता इतनी है तो पीएच कैसे निकालेंगे। ये अपने यहां पे अपन देखते हैं इसको एग्जाम्पल को। मैं कहता हूं कि कोई विलयन है और उस विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता दे रखी है 0.001 मोलर सांद्रता। तो पीएच निकालो। पीएच कैसे निकालोगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे। देखो पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। अब माइनस लॉग H प्लस कितना दे रखा है 0.001। ठीक है, तो अब इसको पहले आप वैज्ञानिक संकेत में लिखिए। तो ये पॉइंट जब हटेगा तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। इसको कैसे लिखते हैं, देखो 0.001 है, यहां से पॉइंट हटेगा तो अपॉन में कितने आएंगे 30। अब इसका मतलब है 1/10 की पावर 3। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये इस तरह से माइनस में हो जाएगी पावर। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सी चीजें हैं, बेसिक गणित है, आपको सबको आती होगी।
देखो यहां से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस लॉग और इसके ये कोष्टक में ये आ जाएगा 1 × 10⁻³ अब यहाँ पे अपन लिख देंगे PS। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो यदि कहीं पे मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको m×n है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला जो अब मैंने पीछे लिखवाया था आपसे, तो इन दोनों को अलग अलग लिख दोगे आप लॉग में और बीच में क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको, पहले तो ये माइनस तो दोनों के साथ लगेगा, माइनस तो इधर है ही, यहाँ पे मैं लिखूंगा log 1 प्लस log 10⁻³ ठीक है। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर दीजिए। log 1 का मान 0 होता है और इसको फिर सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पे लिखवाया था x⁻n है, तो इस पावर को n को आगे ले आइए और x का log निकाल दीजिए। तो इसका तो अपन देखेंगे कि log 1 का मान 0 होता है। ये आपको लॉगरिथम की जो टेबल होती है ना, जो हर एक बुक, जैसे केमिस्ट्री की आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहाँ पे लॉगरिथम की जो टेबल दे रखी है उसमें कुछ लॉग के मान दे रखे हैं। मैं अभी बताऊंगा, एक साइड में टेबल लिख के बताऊंगा कि कौन कौन से लॉग के मान याद रखने हैं आपको। केवल 5-7 लॉग के मान याद रखने, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है। अभी के लिए आप ध्यान रखो कि log 1 का मान 0 होता है और log 10 का मान 1 होता है। ये चीज आपको मैंने अभी तक बता दी। देखो log 1 का मान 0 है, इसको अब देखो, इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, यहां पे log 1 का मान तो क्या है, 0 है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो गया, इसका तो 0 हो गया। यहां पे इसको मैं आगे ले आऊंगा 3 को और log 10। अब log 10 का मान कितना है, log 10 का मान है 1, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, माइनस तो है ही ऑलरेडी और ये -3 और log 10 का मान 1 है तो इंटू 1, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया 3। तो इसका मतलब है pH कितनी होगी, उसकी pH 3 होगी। यदि किसकी कोई विलयन है उसमें H+ आयनों की सांद्रता कितनी है, उसमें H+ आयनों की सांद्रता 0.001 है, तो उसकी pH कितनी आएगी, 3 आएगी ठीक है। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये pH कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे तो सीधा लिखा गया, मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है कि pH कैसे निकालनी। बहुत सिंपल से फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले याद रखने और उसके साथ साथ कुछ pH के मान याद रखने। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे आपसे पूछा जाए log 1 का मान, तो आप बताओगे log 1 का मान 0 होता है। आपसे पूछा जाए कि log 2 का मान, यदि इतने मान पता है तो आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर लोगे। log 2 का मान होता है 0.3010। उसके बाद होता है log 3 का मान, तो वो होता है 0.47। उसके बाद देखो log 4 का मान याद करने की जरूरत नहीं है। यदि कहीं पे log 4 दे रखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 2⁻²। अब 2 को आगे ले आओ और ये पावर को आगे ले आओ और इस 2 का मान तो आपको पता है यहाँ से, तो इसको रख दो, तो इससे दुगना होगा, इसका जो मान है ना इससे दुगना होगा log 4 का मान ठीक है। तो log 4 का मान क्या होगा, 0.6020 ठीक है। तो log 4 का मान याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको log 5 का मान याद करना है। log 5 का मान होता है 0.69 के आसपास ठीक है। फिर आपको log 6 का मान याद करने की जरूरत नहीं है। फिर log 7 का मान याद कर लीजिए, log 7 का मान, यहां से आप log 7 का मान देखोगे तो log 7 का मान होता है 0.7। अब log 8 का भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि log 8 को आप क्या लिखोगे, 2 × 4, तो log 2 प्लस log 4, 2 का log का जो मान है और 4 का है, उन दोनों को जोड़ दीजिए, log 8 का मान आ जाएगा ठीक है। तो इस तरह से वो फॉर्मूलों का भी यूज करना है और कुछ log के मान याद करने। साथ में देखो log 9 का भी याद करने की जरूरत नहीं है, log 10 का मान भी आपको, log 10 का मान पता है 1 होता है, तो इस तरह से आपको इतने ही log के मान याद करने। और कुछ होंगे तो साथ में जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं कुछ मान और आपको बता दूंगा। अभी के लिए देखो log 1 का मान 0, log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान 0.47, log 5 का मान 0.69 और log 7 का मान 0.77। इस तरह से अपन देखते हैं log के मान। अब वापस चलते हैं अपने पीएस वाले टॉपिक पे। यहाँ पे ये इस साम्य में द्रव्य अनुपात, वापस चलते हैं दूसरा यहाँ पे
इधर ये यहाँ से अपन हालांकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसके लिए अपन इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।